वेलकम एवरीवन टू फिजिका। इस वीडियो में असम एंड मेघालय का CSIR नेट दिसंबर 2019 वाला पेपर करेंगे एंड दिस पेपर वाज हेल्ड ऑन 27 दिसंबर को हुआ था ये पेपर। सो दिस पेपर वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जो दूसरा पेपर जो सब ऑल ओवर इंडिया के लिए हुआ था 15 दिसंबर को हुआ था। सो इस पेपर्स के क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे एंड आई हैव टोल्ड यू दैट 37.5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे क्वांटम मैकेनिक्स में इस पेपर में। तो क्वेश्चन पेपर आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना एंड ये पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो इसके मैं काफ़ी क्वेश्चंस कर रहा हूँ एंड कर भी दिए हैं, वो चैनल पे आप देख सकते हैं। एंड दीज टू क्वेश्चंस आर ऑफ 3.5 मार्क्स। सो क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है, द हैमिल्टोनियन ऑफ अ स्पिन हाफ पार्टिकल precessing in the presence of a magnetic field B along the positive x direction। सो एक हैमिल्टोनियन दे रखा है स्पिन हाफ पार्टिकल का जो प्रिसीज कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड B along the positive x direction। सो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है डैट इज़ along the positive x direction दे रखी है। सो x डायरेक्शन लेट्स से इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इसी डायरेक्शन में दे रखी है एंड उसका जो हैमिल्टोनियन है वो हमें दे रखा है। So Hamiltonian is minus mu b b sx, where mu b is the Bohr magneton. At t is equal to 0, at time t is equal to 0, the particle is in eigenstate of Sz with eigenvalue h cross by 2. So टाइम t is equal to 0 पे ये Sz eigenstate में और उसकी corresponding eigenvalue h cross by 2 है. The earliest time when it will be in the eigenstate Sy by 2 with eigenvalue same eigenvalue h cross by 2 is। सो आपको अर्लीस्ट टाइम बताना है जब वो इस स्टेट में होगा, और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एट अर्लीस्ट टाइम या फिर एट अ लेटर टाइम, तो आपको टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना है, आपको यहीं से ही पता चल गया होगा। सो ये क्वेश्चन दो इम्पोर्टेंट टॉपिक से आया है, एक तो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर जहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन आता है, और एक पॉलीस्पिन मैट्रिसेस से। सो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन ईजी नहीं था, अगर मैं 3.5 मार्क्स ही देखूं तो उसमें वे काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, जिसको दोनों कंसेप्ट पता है वही ये सॉल्व कर पाएगा। सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एट t इज़ इक्वल टू 0 वो Sz स्टेट में है h क्रॉस बाई 2। हमें बताना है एट व्हाट टाइम t वो Sy स्टेट में जाएगा विद आइगन वैल्यू h क्रॉस बाई 2 एंड दिस इज़ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ हैं दोनों। तो आपको इन मैट्रिसेस या फिर स्पिन मैट्रिसेस Sy और Sz इन दोनों की आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग आइगन स्टेट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइगन स्टेट्स मैंने एक पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, पॉली मैट्रिसेस की तीनों मैट्रिसेस जो होती हैं Sy, Sz एंड Sx, तीनों की आइगन वैल्यूज़ कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स भी बताए थे, तो वो मैं इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ। तो तीन स्पिन मैट्रिसेस होती हैं Sx, Sy एंड Sz, तीनों की आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं आइगन वैल्यूज़ दो आइगन वैल्यूज़ होती हैं, दे ऑल हैव टू आइगन वैल्यूज़ प्लस माइनस h क्रॉस बाई 2, ठीक है। या तो प्लस h क्रॉस बाई 2 होगी या फिर आइगन वैल्यू माइनस h क्रॉस बाई 2 होगी, तो दो आइगन वैल्यूज़ होगी एंड दोनों के कोरस्पोंडिंग आइगन स्टेट्स होंगे। तो एक को हम पॉजिटिव आइगन स्टेट बोलते हैं, एक को नेगेटिव आइगन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। तो Sx आपको पता है इट इज़ h क्रॉस बाई 2 सिग्मा x। सो पॉली मैट्रिसेस की फॉर्म में मैंने लिख लिया, पॉली स्पिन मैट्रिसेस की फॉर्म में, एंड ये स्पिन मैट्रिक्स है Sx, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया। एंड सिग्मा x आपको पता है क्या होता है, इट इज़ 0 1 1 0 एंड इसके कोरस्पोंडिंग आपको पता है दो आइगन वैल्यू आएंगी, एक आएगी प्लस h क्रॉस बाई 2, एक आएगी माइनस h क्रॉस बाई 2 एंड दोनों के कोरस्पोंडिंग आइगन स्टेट्स जो होंगे, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव आइगन स्टेट साई x पॉजिटिव वाला, इट इज़ 1/√2 1 1 एंड माइनस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो आइगन स्टेट होती है इट इज़ नेगेटिव आइगन स्टेट बोलते हैं 1/√2 1 -1। ऐसे ही Sy होता है h क्रॉस बाई 2 सिग्मा y, और h क्रॉस बाई 2 सिग्मा y आपको पता है 0 -i 0 होता है एंड इसकी भी ऐसे ही दो आइगन वैल्यूज़ होंगी, प्लस h क्रॉस बाई 2 माइनस h क्रॉस बाई 2 एंड दोनों के कोरस्पोंडिंग आइगन स्टेट्स होंगी। तो साई y पॉजिटिव वाला पॉजिटिव आइगन स्टेट के कोरस्पोंडिंग इट विल बी 1/√2 1 i एंड नेगेटिव वाले के कोरस्पोंडिंग साई y नेगेटिव वाला इट इज़ 1/√2 1 - i,
ठीक है, तो सिर्फ नेगेटिव आ जाता है। एंड एस जेड, ऐसे ही आप एस जेड के लिए लिख लो, एस जेड भी होता है एच क्रॉस बाई टू सिग्मा जेड, डैट विल बी एच क्रॉस बाई टू, ये होता है 1 0 0 -1। एंड इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग दो आइगन वैल्यूज़ आएंगी, एच क्रॉस बाई टू, एक आएगी माइनस एच क्रॉस बाई टू। तो ये पॉजिटिव आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट होती है वो होती है पॉजिटिव आइगन स्टेट साइज जेड पॉजिटिव वाली, वो होती है सिंपली 1 0। एंड नेगेटिव वाले के कॉरस्पॉन्डिंग साइज जेड नेगेटिव, वो होती है सिंपली 0 1। तो ये दोनों आइगन स्टेट्स होती हैं साइज जेड वाले के लिए। तो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, आप अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो तो आपको एस वाई और एस जेड दोनों की पॉजिटिव आइगन वैल्यू की आइगन स्टेट पता होनी चाहिए। तो एस वाई की पॉजिटिव आइगन वैल्यू ये वाली है आइगन स्टेट, पॉजिटिव आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट ये है। एंड एस जेड की पॉजिटिव आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट ये वाली है। ठीक है, तो इस पे ही टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना एंड आपको आंसर मिल जाएगा। सो एट टाइम t इक्वल टू 0 आपको दे रखा है एस जेड हैज़ अ आइगन वैल्यू प्लस एच क्रॉस बाई टू, मीन्स साइज जेड पॉजिटिव स्टेट में है ये। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 साइज जेड इस स्टेट में है। ठीक है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जो हमारा पार्टिकल है वो एस जेड की इस स्टेट में है, पॉजिटिव स्टेट में है। अब हमें एट अ लेटर टाइम बताना है। एट अ लेटर टाइम मतलब हम टाइम एवोल्यूशन करेंगे, एट टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एंड एट अ लेटर टाइम, एट टाइम जो हमें निकालना है उसमें हमें बताना है कि एस वाई प्लस एच क्रॉस बाई टू आइगन वैल्यू में हो, मतलब एस वाई आइगन वैल्यू प्लस एच क्रॉस बाई टू, मतलब इस स्टेट में हो साई वाई पॉजिटिव, डैट इज़ 1/√2 1 आई। तो यहाँ पे टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं एंड टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर होता है ई रेज टू पर माइनस आई बाई एच क्रॉस इंटू हैमिल्टोनियन इंटू टी केट साइज जेड पॉजिटिव वाली स्टेट पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, एंड डैट विल गिव हमारी जो न्यू स्टेट है, तो हमें यहाँ से टाइम पता चल जाएगा। सो यही इसने बोला एट अ सम लेटर टाइम, कब होगा। तो सिंपली इस पे टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ कर दिया, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो स्टेट है उस पे टाइम एवोल्यूशन ऑपरेट कर दिया एंड वो बता देगा हमें एक लेटर टाइम वाली स्टेट। एंड लेटर टाइम वाली स्टेट हमें दे रखी है, इट इज़ साई वाई पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट की जगह आप सिंपली ये वाली नोटेशंस यूज़ कर लो जो मैट्रिक्स वाली नोटेशन दे रखी है। एंड ई रेज टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस एच कैप टी साइज जेड पॉजिटिव, ये दे रखी है 1 0। ठीक है, जो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वाली स्टेट थी। एंड एट अ लेटर टाइम t वाली स्टेट है ये वाली 1/√2 1 आई। एंड अब देखो हैमिल्टोनियन जब इस पे ऑपरेट होगा, हमारी जो आइगन स्टेट है इस पे जब ऑपरेट होगा तो हमने हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो हैमिल्टोनियन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है माइनस म्यू बी बी एस एक्स। सो ये पुट कर देते हैं हैमिल्टोनियन की वैल्यू सबसे पहले। सो ई रेज टू पर माइनस आई बाई एच क्रॉस म्यू बी और बी तो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं, बस एस एक्स यहाँ पे ऑपरेट होगा एंड एस एक्स की आपको आइगन वैल्यू पता होनी चाहिए जब ये इस पे ऑपरेट होगा। एंड दिस इज इक्वल टू 1/√2 1 आई। एंड एस एक्स की भी आइगन वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि तीनों की आइगन वैल्यूज़ होती हैं प्लस माइनस एच क्रॉस बाई टू, या तो प्लस एच क्रॉस बाई टू होगी या माइनस एच क्रॉस बाई टू होगी। तो आप कोई भी आइगन वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं जो आइगन वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं प्लस एच क्रॉस बाई टू वाली यूज़ कर रहा हूँ। सो आप माइनस एच क्रॉस वाली यूज़ करोगे जब भी सेम ही आएगा। सो प्लस एच क्रॉस बाई टू हम अगर हमने यहाँ पे डालेंगे एस एक्स की जगह, एस एक्स की आइगन वैल्यू हो जाएगी प्लस एच क्रॉस बाई टू माइनस आई बाई एच क्रॉस म्यू बी एच क्रॉस बाई टू इंटू टी। सो एच क्रॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 1 आई। सो आपको मिलेगा ई रेज टू पावर माइनस, सॉरी जो हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है इट इज़ माइनस म्यू बी बी एस एक्स। सो माइनस जब यहाँ पे करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पॉजिटिव कर दिया। सो फाइनली आपको मिल जाएगा ई रेज टू पावर आई म्यू बी टी बाई टू इंटू 1 0
डैट विल बी इक्वल टू, अब 1/√2 को अंदर ले जाते हैं तो एक टर्म आ जाएगी 1/√2, दूसरी I/√2। ठीक है, नाउ सिंपली मैट्रिक्स के टर्म्स कंपेयर्स कर लेते हैं। सो सिंपली कंपेयर कर लो। सो ई रेज टू पावर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसके इक्वल हो जाएगा। सो ई रेज टू पावर माइनस म्यू बी BT/2 डैट विल बी इक्वल टू 1/√2, एंड जो दूसरी आएगी ये इसके साथ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। सो 0 विल बी इक्वल टू I/√2। ठीक है, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं देगा, यहाँ से आपका निकल जाएगा आंसर। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, सबसे पहले इसको आप ऑयलर्स फॉर्मूला से कोस और साइन की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कर देते हैं। तो ई रेज टू पावर आई थीटा होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कोस म्यू बी BT/2 प्लस आई साइन म्यू बी BT/2। ठीक है, तो ये रियल पार्ट है, यहाँ पे जो टर्म दे रखी है हमारे पास ये रियल है, तो आपको रियल से ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आप कोस π/4 भी लिख सकते हो, इसको साइन π/4 भी लिख सकते हो। सो आप कोस π/4 लिखोगे जब भी आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि कोस वाली टर्म सेम्स हो जाएंगी, तो आप सिंपली कोस का जो आर्ग्यूमेंट है उसको कंपेयर कर सकते हो। तो थीटा पार्ट जो है आप उसको कंपेयर कर लोगे। सो कोस π/4 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप साइन π/4 भी लिखोगे, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। डैट इज साइन π/4 होता है कोस π/2, 90 माइनस π/4 होता है। सो कोस 90 माइनस π/4 क्या होता है, सिंपली कोस π/4। सो वही आ जाएगा, कोस π/4 ही आएगा सिंपली। तो आप इसके नाउ रियल पार्ट को कंपेयर कर लो। सो इसके रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो इनके दोनों कोस हैं, तो इनके आर्ग्यूमेंट सेम होंगे। तो म्यू बी BT/2 डैट विल बी इक्वल टू π/4। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एंड टी हमारे पास आ जाएगा π/2 म्यू बी इंटू बी। सो ये टाइम आ जाएगा हमने जो टाइम निकालना है। ठीक है, तो ये टाइम आ जाएगा π/2 म्यू बी इंटू बी। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हो। ये I/√2 दे रखा है, तो इसको आप लिख सकते हो I साइन π/4। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। नाउ आप क्या करो, इसको और इसको ऐड कर लो, ये दोनों जो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, तो आपको मिलेगा ये कोस म्यू बी। सो इसको कोस की जगह आप एक्सपोनेंशियल वाली टर्म में ही लिख लो। ठीक है, इन दोनों को हमने इन दोनों टर्म्स को जब ऐड करोगे तो आप इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में ही लिखो। ई रेज टू पावर आई म्यू बी BT/2 डैट विल बी इक्वल टू कोस π/4 प्लस आई साइन π/4। ये क्या होता है, सिंपली ई रेज टू पावर आई π/4। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख लो। फिर सिंस एक्सपोनेंशियल टर्म्स सेम है तो ये इसके जो आर्ग्यूमेंट है ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से भी यही आएगा म्यू बी BT/2 डैट विल बी इक्वल टू π/4। सो यहाँ से भी टाइम हमारे पास यही आ जाएगा, सेम इक्वेशन आ गई। तो आप कैसे भी कर लो। और आइगन वैल्यू मैंने +h×2 ली थी, आप -h×2 लेके देख लो। तो -h×2 लोगे तो सिंपली यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, एंड नेगेटिव का साइन जब आप कैलकुलेट करोगे तो ई रेज टू पावर माइनस यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा एंड यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा। तो आप देखोगे कि कोस का तो सेम ही रह रहा है। ठीक है, तो रियल पार्ट तो सेम ही रह रहा है, मतलब हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी आइगन वैल्यू ले लो Sx की, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए था कि आइगन वैल्यू +h×2 होती है Sx की। सो हैमिल्टोनियन जब आइगन स्टेट पे ऑपरेट होगा, ये जो आइगन स्टेट है इस पे ऑपरेट होगा तो +h×2 देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 3.5 मार्क्स में ही आया था एंड ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आया था। एंड द क्वेश्चन इज 2 स्फीयर्स आर सब्जेक्टेड टू ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एट टेम्परेचर T1 एंड T2। सो 2 स्फीयर्स हैं जिसको हमने सब्जेक्ट करा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है T1 एंड T2। फॉर द फर्स्ट स्फीयर ओनली हाफ ऑफ इट्स सरफेस इज एक्सपोज्ड। सो फर्स्ट स्फीयर का ओनली हाफ सरफेस वाइल द फुल सरफेस ऑफ द सेकेंड स्फीयर इज एक्सपोज्ड। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स आर, रेशियो ऑफ रेडियाई दे रखा है दोनों स्फीयर्स का, डैट इज 2 R1/R2। मतलब R1 इज ट्वाइस ऑफ R2, मतलब R1 का रेडियस ट्वाइस है R2 से। R1 बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट डबल बड़ा है रेडियस में। सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो अब सरफेस एरिया 4πr² होता है तो उससे 4 टाइम्स हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। तो यहीं से पता चल रहा। अब हमें करना क्या है, इफ़ द फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर ऑन द 2 स्फीयर्स आर सेम देन द रेशियो हमें बताना है T1 एंड T2 का क्या होगा।
सो हमें क्या करना है, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन बेसिकली निकालना है, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर। तो इसके लिए आपको रेडिएशन प्रेशर पता होना चाहिए क्या होता है। सो रेडिएशन प्रेशर का अगर आपको फॉर्मूला पता चल गया तो आप सिंपली रेडिएशन प्रेशर आपको पता है कि इट इज़ फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। अब सबसे पहले दोनों का टेम्परेचर जो है, इसका T1 है, इसका T2 दे रखा है, एंड फॉर द फर्स्ट स्फीयर ओनली हाफ ऑफ इट्स सरफेस इज एक्सपोज्ड। एंड ये भी एक चीज़ दे रखी है, फर्स्ट स्फीयर का ओनली हाफ ऑफ इट्स सरफेस इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। तो इसका सिर्फ हमने एक ये वाला पार्ट ही एक्सपोज किया रेडिएशन पे, वाइल सेकंड स्फीयर का हमने पूरा सरफेस एक्सपोज किया। ठीक है, तो लेट्स से इसका रेडियस R1 है, इसका R2 है। ठीक है, दोनों के रेडियस निकाल लिया। नाउ हम रेडिएशन प्रेशर देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो ये बेसिकली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से आता है। आपने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो मैं पूरा ड्राइव करके बता दूंगा रेडिएशन प्रेशर कैसे निकालते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बताता है, इट रिलेट्स द टोटल एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर मतलब द टोटल रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम एमिसिव पावर कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ सिंपली ई एमिसिव इज इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई लाम्डा डी लाम्डा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं एमिसिव पावर, आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी में ई न्यू डी न्यू ऐसे निकालते हैं। तो एमिसिव पावर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इट इज़ इक्वल टू स्टीफन कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाइड बाय टी रेस्ट पर 4। सो एमिसिव पावर टी रेस्ट पर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड नाउ एमिसिव पावर को आई विल रिलेट बाय रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी, रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी। रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ सिंपली द रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो पर यूनिट वॉल्यूम में जो हो रही है रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर ट्रांसमिट। सो रेडिएशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी का, U इज़ 4/c ऑफ द एमिसिव पावर। एंड एमिसिव पावर हमने देखा सिग्मा टी रेस्ट पर 4 है, तो 4/c सिग्मा टी रेस्ट पर 4। सो यहाँ से आपके पास रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी आ गया। अब रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमने जो रेडिएशन प्रेशर निकालना है, हमें फोर्स निकालना है, हम रेडिएशन प्रेशर सबसे पहले निकाल लेते हैं। सो रेडिएशन प्रेशर वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी के। सो इट इज़ 1/3 ऑफ U। ये होती है रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है ये। ठीक है, एंड प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर जो होता है, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, सिंपली प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप इन दोनों की यूनिट देखोगे तो ये दोनों यूनिट्स में सेम होते हैं, इसलिए आप देखोगे इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ जाता है। तो P रेडिएशन इज़ 1/3 ऑफ U एंड U आपने निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 4/3c सिग्मा टी रेस्ट पर 4। सो आपको रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला पता चल गया, ये होता है। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से ही आता है, रेडिएशन प्रेशर इज़ 4/c सिग्मा बाई c टी रेस्ट पर 4। नाउ आप फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर निकाल सकते हैं। सो ये क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर मैंने अभी बताया, रेडिएशन प्रेशर इज़ फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया या फिर एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉडी जिस पे रेडिएशन प्रेशर लग रहा है। सो फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी, डैट विल बी इक्वल टू 4/3 सिग्मा बाई c, ये तो सारा कांस्टेंट है, इंटू टी रेस्ट पर 4। सो आपको मिल जाएगा फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू 4/3 सिग्मा बाई c टी रेस्ट पर 4 इंटू एरिया इधर चला गया। अब आपको प्रोपोर्शनैलिटी बस पता चल गई, ये सारी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट है, दीज आर कांस्टेंट्स। अब आपको प्रोपोर्शनैलिटी पता चल गई कि रेडिएशन फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के 1 पावर पे और टेम्परेचर के 4th पावर पे। नाउ यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट फॉर बोथ स्फीयर्स, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर दोनों स्फीयर्स के लिए, एंड उसके बाद आपके पास रेशियो आ जाएगा। दोनों का फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर सेम दे रखा है। ठीक है, दोनों का रेडिएशन फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर सेम दे रखा है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड वी विल गेट द टेम्परेचर रेशियो।
ठीक है। सो टेम्परेचर T1 एंड T2 है दोनों बॉडीज़ का। सो मैं क्या करूँगा इसमें, लेट्स से रेशियो ले लेते हैं, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर ऑफ सेकंड स्फीयर। अब ये दोनों सेम दे रखे हैं तो ये तो मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, ये 1 के इक्वल ही हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ इक्वल टू A1 फर्स्ट स्फीयर का एरिया A1 इंटू टेम्परेचर उसका की फोर्थ पावर बाय A2 T2 रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब एरिया भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया इसका सिर्फ हाफ एक्सपोज किया है, तो ये ज़रूरी है आपको देखना है, इसका सिर्फ एरिया हाफ एक्सपोज्ड है। हाफ एक्सपोज्ड मतलब A1 वैसे कितना होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो इसमें हाफ एक्सपोज्ड है मतलब हाफ हो जाएगा 2 पाई r r1 स्क्वायर इंटू T1 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय A2 का फुल एरिया एक्सपोज्ड है, दैट इज़ 4 पाई, इसका रेडियस R2 है, R2 स्क्वायर इंटू T2 रेज टू पावर 4। अब आपको R1 और R2 में भी रिलेशन दे रखा है, R1 इज़ ट्वाइस ऑफ R2, सो R1 को यहाँ पे ट्वाइस ऑफ R2 पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी, अब ये 2 पाई यहाँ से 2 बचेगा एंड यहाँ पे अगर मैं 2 R2 पुट करूँ, R1 को 2 R2, सो डैट विल बी 4 स्क्वायर है, तो 4 R2 स्क्वायर हो जाएगा एंड T1 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय ये 2 बचा, R2 स्क्वायर बचा, T2 रेज टू पावर 4। सो 2 यहाँ से 2 बच गया एंड R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड ये हमें पता है 1 के इक्वल है क्योंकि फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर दोनों का सेम दे रखा है। सो आपको T1 रेज टू पावर 4 बाई T2 रेज टू पावर 4 मिलेगा हाफ के इक्वल, तो इनकी फोर्थ पावर हाफ के इक्वल है। सो T1 बाई T2 क्या हो जाएगा, सिंपली हाफ रेज टू पावर 1 बाई 4, फोर्थ पावर उधर चल जाएगी 1 बाई 4 हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 बाय 2 रेज टू पावर 1 बाई 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही दे रखा है 1 बाय 2 रेज टू पावर 1 बाय 4। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखो, फोर्थ ऑप्शन यही दे रखा है 1 बाय 2 रेज टू पावर 1 बाय 4। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन नहीं कहूँगा इसे भी, ये भी काफ़ी मतलब मैंने क्वेश्चंस जो देखे हैं डायरेक्ट रेडिएशन प्रेशर से आ जाते हैं। अब इसने फोर्स भी दे दिया एंड देन उनका फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर पूछ लिया एंड रेडियस ऐसे चेंज कर दिया एंड उसका भी बोल दिया कि हाफ सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, तो थोड़ा घुमा के दे दिया। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ईजी है आई थिंक। सो थैंक यू।